हेलो गाइस, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है गाइस। तो आज की हमारी श्रृंखला है CDP की, जिसमें हम मॉक टेस्ट करा रहे हैं। CDP के मॉक टेस्ट जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो हमारा सीटेट आ रहा है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस वीडियो को मिस मत करना गाइस, ये जो प्रत्येक क्वेश्चन इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो कि आपके टेट एग्जाम की जो सीटेट है गाइस, उसमें आपकी सफलता के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है। हम इधर उधर की बात ना करते हुए अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो चलिए गाइस हम अपनी CDP की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के अनुसार प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है। तो इनमें से वह कौन सा कथन है गाइस जो कि वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है। तो वो कौन सा है? विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाता है, या विकास अधिगम से स्वाधीन है, या विकास अधिगम का समानार्थक है, या अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रिया है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कि जो विकास प्रक्रिया है वो अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाता है। नेक्स्ट है कि शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें, या फिर कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने, क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग करते हैं, या फिर विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें, या इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास में हो। तो इसमें से कौन सा है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऑप्शन? तो वो होगा हमारा कि विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते हैं जब तक उन्हें यह पता ना हो कि जो तथ्य उन्हें पढ़ाए गए हैं निकट भविष्य में उसका परीक्षण किया जाएगा, या फिर उन्हें शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों की आवश्यकता के अनुरूप ना पढ़ाया जाए, या फिर वे सीखने के लिए तैयार ना हों, या दैनिक आधार पर घर में उनके माता पिता विद्यालय में उनके सीखने के बारे में नहीं पूछे। तो इनमें से क्या है जो शिक्षार्थी तब तक नहीं सीखते हैं जब तक वे सीखने के लिए तैयार ना हो? यानी कि जब बच्चा सीखना ही नहीं चाहेगा या सीखने के लिए तैयार ही नहीं होगा तब तक वो कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है? जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत होता है वो किस पर बल देता है? पोषण पर, प्रकृति पर, या अनुकूलन पर, या पाठ शोधन पर? तो वो किस पर देता है बल? तो वो देता है पोषण पर। किसके? पोषण पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? जो मनोसामाजिक सिद्धांत होता है वो किस पर? लिंगी व प्रस्तुति स्तर पर, या उद्दीपन व प्रतिक्रिया पर, या उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर पर, या क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर? तो मनोसामाजिक सिद्धांत किस पर बल देता है? तो वो देता है उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर पर। किस पर? उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर पर क्या कहते हैं? मनोसामाजिक सिद्धांत बल देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप में प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? यानी कि जो बच्चों के सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, ये किसने कहा है गाइस? तो B.F. स्किनर ने कहा है, या चार्ल्स डार्विन ने कहा है, या यूरी ब्रॉन ब्रेनर ने कहा है, या फिर लेव वाइगोत्स्की ने कहा है। तो गाइस जो संस्कृति वाला जो पॉइंट टॉपिक आता है, आप इसका कीवर्ड याद कर लो, सांस्कृतिक। तो वो हमेशा कहा है लेव वाइगोत्स्की ने, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की ने बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है इस बारे में अपना तथ्य दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि आप एक शिक्षिका या शिक्षक के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे? यानी कि जो आप हैं, आपने देखा होगा अपने, वैसे रियल में तो नहीं लेकिन आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि जो बड़े बड़े स्कूल होते हैं उनमें जो छोटी क्लास के जो बच्चे होते हैं, मतलब जो सीनियर होते हैं, वो अपने जूनियरों की रैगिंग करते हैं, उन्हें तंग करते हैं या उन्हें छेड़ते हैं। ठीक है, तो जो आप इसके ठीक नेगेटिव हैं, आप इसके विरोधी हैं, और इसे रोकने के लिए और इसके लिए जागरूकता के लिए आप विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनाते हैं। तो आपसे जुड़ने वाले जो किशोर किशोरी होंगे उनके विचार के जो इस प्रकार के जो उनके अंदर दृढ़ विश्वास होंगे, तो विश्वासी होंगे, वो किस स्तर पर होंगे? तो वो किस स्तर पर होंगे बच्चे? पूर्व पारंपरिक स्तर पर होंगे, या पारंपरिक स्तर पर होंगे, या उत्तर पारंपरिक स्तर पर होंगे, या सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाला स्तर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पारंपरिक स्तर पर। किस पर? उत्तर पारंपरिक स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट है कि प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है। जो प्रगतिशील शिक्षा है वो किससे संबंधित है। ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और संयोग से उत्पन्न होता है। यह शिक्षक सूचना और प्राधिकार के प्रवर्तक होते हैं। यह अधिगम तथ्यों के एकत्रीकरण और कौशल में प्रवीणता के साथ सीधे मार्ग पर चलता है। या फिर परीक्षा मानदंड संदर्भित और बाह्य है। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा हमारी प्रगतिशील शिक्षा के लिए। तो वो होगा कि ज्ञान जो है, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और संयोग से उत्पन्न होता है। यह शिक्षा सूचना और प्राधिकार के प्रवर्तक होते हैं। यह अधिगम तथ्यों को एकत्रीकरण और कौशल में प्रवृत्ति के साथ सीधे मार्ग पर चलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा, और तीसरा ही इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है। तो ये अगर हम क्या कहते हैं एयरपोर्ट या पायलट बनना चाहते हैं तो हमारे अंदर कौन सी क्या कहते हैं बुद्धि होगी गाइस। तो भाषिक बुद्धि होगी, या अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होगी, या गतिक बुद्धि होगी, या अंतरावैयक्तिक बुद्धि होगी। तो गाइस जो हमारे अंदर होगी क्या कहते हैं गतिक बुद्धि। कैसी बुद्धि की आवश्यकता होगी, गतिक बुद्धि की आवश्यकता होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा के कारक जी है। यानी कि जो स्पीयरमैन ने जो बुद्धि की परिभाषा दी है उसमें जी कारक किसका प्रतीक है गाइस। तो जी कारक यानी कि जनरल फैक्टर। तो ये है सामान्य बुद्धि का प्रकार। किसका प्रकार है, सामान्य बुद्धि का प्रकार। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छिपी हुई वस्तु ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा। यानी कि आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी जैसे वो किसी भी खिलौने से खेल रहे हैं और उनसे लेके और कहीं छुपा देते हैं, तो फिर वो उस खिलौने को देख लेता है और उसे ढूंढ लेता है। तो वो उसके अंदर अब कौन सी बुद्धि या कौन सी कार्य क्षमता आ गई है गाइस। तो वो वस्तु स्थायित्व की क्षमता आ गई है, या साभिप्राय व्यवहार की आ गई है, या समस्या समाधान की, या प्रयोग करना की। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी आप जैसे उनका खिलौना लिया और आपने बेड के नीचे या चारपाई के नीचे या तकिया के पीछे कहीं भी आपने छुपा दिया और वो वहाँ से ढूंढ के निकाल लेते हैं, तो उनके अंदर कौन सी कार्य क्षमता आ जाती है। तो उनके अंदर आ जाती है वस्तु स्थायित्व की। कौन सी क्षमता, वस्तु स्थायित्व की उनके अंदर क्षमता प्राप्त करने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है। कौन सा लिंग समानता का मानदंड हो सकता है। तो पहला है कि कक्षा 12 में लड़कों और लड़कियों द्वारा समान संख्या में प्राप्त विशिष्ट योग्यताएं, या विद्यालय में पुरुष और महिला शिक्षकों की संख्या में तुलना, या कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या में तुलना, या क्या छात्रों को विद्यालय से बाहर आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दी जाती है। तो लिंग समानता का मानदंड कहाँ हो सकता है। तो वो हो सकता है जो छात्रा हैं या छात्रों को विद्यालय के बाहर आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दी जाती है। ठीक है गाइस, इसका आंसर हो जाएगा चौथा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि वैयक्तिक अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किस में करता है। जो वैयक्तिक अंतरों का जो ज्ञान होता है वो शिक्षकों को किस प्रकार से मदद करता है। तो वैयक्तिक अंतरों को शिक्षार्थियों की सफलता की अस्वीकृति एवं उत्तरदायी ठहराने में, या पिछड़े शिक्षार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करने की निरर्थकता को समझने में, क्योंकि वे बाकी कक्षा के समान सभी कभी नहीं हो सकते हैं, या फिर सभी शिक्षार्थियों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए अपनी प्रस्तुति शैली को एक रूप से बनाने में, या फिर सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को आकलन करने और उनके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। तो जो वैयक्तिक अंतरों का ज्ञान होता है वो शिक्षकों की सभी शिक्षार्थियों की वैयक्तिक आवश्यकताओं को आकलन करने और उन्हें उनके अनुरूप पढ़ाने में मदद करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट है कि सीखने के लिए आकलन। तो जो सीखने के लिए आकलन है वो कैसा है गाइस। तो अलग करने और रैंक देने के प्रयोजन के लिए किया जाता है, या अभिप्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, या ग्रेड्स की पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है, या विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आकलन गतिविधि है। तो सीखने के लिए आकलन क्या होता है। तो वो विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आकलन गतिविधि है। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि विद्यालय आधारित आकलन होता है। जो विद्यालय आधारित आकलन होता है वो कैसा होता है कि क्या आकलित किया जाएगा, इस पर शिक्षार्थियों को कम नियंत्रण प्रदान करता है, या परिणामों की अपेक्षा परीक्षा तकनीकों पर केंद्रित होता है, या रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है, या परीक्षा के लिए शिक्षण को बढ़ावा देता है क्योंकि उसमें निरंतर परीक्षण होता रहता है। तो विद्यालय आधारित आकलन कैसा होता है। तो वो रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्प कृतियों को संयोजित करें। इस प्रकार की गतिविधि है। तो ये किस प्रकार की गतिविधि है।
तो क्या करें, घटनाव्रत अभिलेख की विधि है या निबंधात्मक आकलन की विधि है या समस्या समाधान आकलन की गतिविधि है या पोर्टफोलियो आकलन की गतिविधि है। तो इसमें क्या कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया है कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं, इसे दर्शाने के लिए नोटबुक में अपने कार्य विविध शिल्प कृतियों को संयोजित करिए, यानी कि उन्हें संयोजित करना है अपने कार्यों को। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पोर्टफोलियो आकलन। कैसा है ये आकलन, पोर्टफोलियो आकलन है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा चौथा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय होगा। तो विद्यालय कैसा होगा कि वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को सामान्य करता है और जो इन बच्चों के समुदाय और अभिभावकों के साथ विद्यालय के संबंध को बढ़ा रहा है। दूसरा है कि लड़कियों और अलाभान्वित वर्गों के शैक्षिक अवसरों को समान करता है। यह विज्ञान मेला और प्रश्नोत्तरी जैसी गतिविधियों में अलाभान्वित वर्ग के बच्चों को भागीदारी बनाता है। यह दूसरों बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलाभान्वित बच्चों को दबाएं नहीं, उन्हें नीचा ना दिखाएं। तो इस जो क्या कहते हैं, शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से जो विद्यालय है वो दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है ताकि वे जिन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा है ऐसे बच्चों को दबाएं नहीं और उन्हें नीचा ना दिखाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि एकाग्रता समय के साथ मेल बिठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो जो एकाग्रता समय होता है तो ये किस प्रकार के विकार से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है कि डिस्पेक्सिया या अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार या संवेदी एकीकरण विकार या एकाग्रता ह्रास अतिक्रियाशील विकार। तो जो एकाग्रता ह्रास और अतिक्रियाशील विकार होता है उसे ये सुधारने के लिए सबसे उपयुक्त उपाय है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चे को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है। तो कौन सा देता है, मनोगत्यात्मक, पर्यावरण, जीव विज्ञान या व्यवहारवादी। तो वो देता है पर्यावरणीय। कौन सा, पर्यावरणीय जो उपागम है वो अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चे को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है। क्या, पर्यावरणीय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि रेंजुली प्रतिभाशाली की अपनी देश परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। जो रेंजुली हैं वो प्रतिभाशाली की अपनी त्रिवृत्तीय परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। कैसी, त्रिवृत्तीय, ठीक है गाइस। इसका आंसर हो जाएगा त्रिवृत्तीय। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए है। तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए प्रगति के निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं होती है, या फिर अभिक्षमता को कौशल के रूप में समझना सही नहीं है, या फिर शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जिससे शिक्षार्थियों में बदलाव आता है, या फिर शिक्षक को पहल करनी चाहिए और समस्या समाधान में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए शिक्षक को अनुकूल करना चाहिए जिससे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। क्या आता है, बदलाव आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है। तो इनमें से वह कौन सी पद्धति है जो सबसे उपयुक्त होगी। तो घटना वृत्तांत व्रत अभिलेख यानी कि वास्तविक रिकॉर्ड रखना, या फिर व्यक्ति केस अध्ययन करना या केस स्टडी करना, या फिर व्यवहार रेटिंग स्केल के द्वारा, या संरक्षित व्यवहार परक अवलोकन के द्वारा। तो जो अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए सबसे अच्छी उपयुक्त पद्धति कौन सी होगी, तो वो होगी संरक्षित व्यवहार परक अवलोकन के द्वारा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा चौथा, सही है। नेक्स्ट है कि अधिगम निर्योग्यता वाले शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाने का सबसे सही तरीका है। तो क्या तरीका है सबसे बढ़िया, कि इस तरह के शिक्षार्थियों से उच्च अपेक्षाओं को बनाए रखना, या फिर इस तरह के शिक्षार्थियों की कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करना, या विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिसे सभी संदर्भों में लागू किया जा सके, या फिर इन बच्चों को अपने लक्ष्यों का निर्धारण करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो हमें क्या करना है गाइस, तो हमें करना है कि विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना चाहिए जिससे सभी संदर्भ में लागू किया जा सके। तो अधिगम निर्योग्यता वाले शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए सबसे सही तरीका क्या है कि हमें विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना चाहिए जिसे सभी संदर्भों में लागू किया जा सके, उनके प्रत्येक संदर्भ में उसे लागू किया जा सके। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, सही है। नेक्स्ट है कि वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक
सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार सही है। तो क्या है कि बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते हैं, या सांस्कृतिक और भाषा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, या यदि निम्न आय पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से सीख चिंतन करते हैं, या स्वनिर्देशित वाय सहयोग का निम्नतम स्तर है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक संस्कृति सिद्धांत के अनुसार क्या है, तो उसके अनुसार है कि संस्कृति और भाषा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या संस्कृति और भाषा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो ये दूसरा इसका आंसर सही है। नेक्स्ट है कि व्याख्या, अनुमान और अथवा नियंत्रण प्राक कल्पना के लक्ष्य हैं। जो व्याख्या और अनुमान और नियंत्रण है उसके कौन कौन से कल्पनात्मक लक्षण है कि अब आगमनात्मक तर्कणा, या पारंपरिक तर्कणा, या निगमनात्मक तर्कणा, या वैज्ञानिक पद्धति। तो जो व्याख्या और अनुमान और नियंत्रण होता है गाइस, वो वैज्ञानिक पद्धति के प्राक कल्पना के लक्ष्य होते हैं, किसके? वैज्ञानिक पद्धति के। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट है कि कक्षा 7 के शिक्षार्थी गणित में त्रुटियां करते हैं, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? यानी कि जो कक्षा 7 के जो शिक्षार्थी हैं वो गणित में त्रुटियां करते हैं, तो एक शिक्षक के रूप में हमें क्या करना चाहिए? तो शिक्षार्थी को कैलकुलेटर का प्रयोग करने की अनुमति दें, या फिर शिक्षार्थियों को सही उत्तर उपलब्ध कराएं, या शिक्षार्थियों से कहें कि वह विकल्पात्मक पद्धति का प्रयोग करें, अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए कि उसे दोबारा करें। तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें उनसे कहना चाहिए कि वो विकल्पात्मक पद्धति का प्रयोग करें अथवा स्वयं त्रुटि पता लगाने के लिए उसे दोबारा भी करें। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा सही है। नेक्स्ट है कि संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? जो संवेगात्मक बुद्धि है गाइस, वो बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? तो प्राकृतिक बुद्धि के साथ, या अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक बुद्धि के साथ, या चाक्षुष स्थानिक बुद्धि के साथ, या अस्तित्व परक बुद्धि के साथ। तो जो संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक बुद्धि के साथ संबंधित हो सकती है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा दूसरा सही। नेक्स्ट है कि संवेग के मनोवैज्ञानिक में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया जाता है? तो संवेग के मनोवैज्ञानिक में निम्नलिखित में किस पर सबसे कम ध्यान दिया जाता है? तो संवेग केवल वैयक्तिक शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं, या फिर संवेग विषयनिष्ठ भावना और वह अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती हैं, या फिर संवेग उत्तेजना और संज्ञानात्मक व्याख्या के जटिल पैटर्न होते हैं, या फिर संवेगात्मक प्रक्रिया में शारीरिक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भी शामिल होती है। तो इसमें से सबसे कम ध्यान दिया जाएगा तो किस पर? तो वो है कि संवेग केवल वैयक्तिक शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं। तो ये जो आंसर है वो सबसे कम ध्यान दिया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है। उसका आंतरिक बल जो उसे उस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है तो के रूप में जाना जाएगा। तो किस रूप में जाना जाएगा? व्यक्तित्व विशेषक के रूप में, या प्रेरक के रूप में, या संवेग के रूप में, या प्रत्यक्षण के रूप में। तो किस रूप में जाना जाएगा गाइस? वो प्रेरक के रूप में जाना जाएगा। किस रूप में? प्रेरक के रूप में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो अभिप्रेरणा चक्र में कौन सा सही है कि प्रबल प्रेरणा, आवश्यकता, उत्तेजना, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, या उपलब्धि, या उत्तेजना में कमी, या फिर उत्तेजना, प्रबल प्रेरणा, आवश्यकता, उपलब्धि, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, उत्तेजना में कमी, या फिर आवश्यकता, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, उपलब्धि और उत्तेजना में कमी, या फिर आवश्यकता, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, लक्ष्योन्मुखी व्यवहार, या उपलब्धि या उत्तेजना में कमी। तो गाइस जो अभिप्रेरणा चक्र होता है उसमें क्या होता है? हमें जब किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तभी हम उसके प्रति प्रेरणा हमारे अंदर आती है कि हाँ ये मुझे करना है, ये मुझे कैसे भी लेना है। यानी कि हमें पानी की आवश्यकता है। किसकी? पानी की आवश्यकता है, और पानी की रेंज हमसे काफ़ी दूर है। तो हमें क्या है? पानी की आवश्यकता है, तो इसलिए हमें आवश्यकता हो गई, तो इसलिए हमारा ध्यान उधर गया है। अब हमें पानी बहुत ज़रूरी चाहिए, तो हमें प्यास लगी। क्यों पानी की आवश्यकता? क्यों? हमें प्यास लगी तो पानी की रेंज दूर है, तो हमें प्रेरणा है कि मुझे प्यास लगी और मुझे पानी चाहिए, तो हमें क्या आ रही है? प्रबल प्रेरणा आ रही है। और उत्तेजना, हमें उसके प्रति उत्तेजना हो रही है कि मुझे बहुत जल्दी चाहिए पानी, बहुत जल्दी।
यानी कि हमारी आवश्यकता भी हो गई, प्रबल प्रेरणा हो गई और उत्तेजना हो गई। और लक्ष्यमुखी व्यवहार मतलब पानी खुद तो हमारे पास चल के आएगा नहीं, हमें पानी के पास जाना पड़ेगा ना। तो हमारा लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार होगा कि क्या व्यवहार क्या होगा कि हम पानी के लिए जा रहे हैं लेने के लिए। और उपलब्धि, जब हमें वो पानी प्राप्त हो जाएगा, जब पानी हमें प्राप्त हो जाएगा और हमारी जो आवश्यकता थी वो हमारी खत्म हो जाएगी, तो जो हमारी उत्तेजना हो रही थी, जो हमें चाहत थी, जो लेने की हमें चाहत थी, वो हमारी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चौथा। क्या होगा इसका आंसर? चौथा। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि बंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो अधिगम सिद्धांत की निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है गाइस? तो प्रतिधारणा की प्रक्रिया होती है, या स्वचिंतन की, या पुनरावृत्ति की, या सार को दोहराने की? तो जो गाइस बंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित जो अधिगम सिद्धांत है उसमें प्रतिधारण की क्षमता प्रक्रिया होती है। किसकी? प्रतिधारण की। तो गाइस हमारी जो मॉक टेस्ट की 30 की जो सीरीज थी वो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ समझ आता है और अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू गाइस।